दोस्तों नमस्कार। आज चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उपचुनाव जहां जहां होने हैं, केरल हो या उत्तर प्रदेश, वहां पर भी लोकसभा और विधानसभा की जो खाली सीटें हैं उन पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नवंबर की 13 और 20 तारीख को झारखंड में 2 चरण में मतदान होना है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 तारीख को आएंगे। चुनाव आयोग ने जो आज तारीखों का ऐलान किया है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो ये कि एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट जिस पर चुनाव याचिका होने की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। और ये 2 महत्वपूर्ण है, बाकी को मैं नहीं यहाँ पे उद्धृत कर रहा हूँ, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीट है। एक पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट है और दूसरी उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की हार लगभग तय दिखाई पड़ रही थी। यद्यपि लोकसभा की एक और सीट पर चुनाव नहीं हो रहा। बशीरहाट सीट पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में धूल चटाई थी, शायद वही डर है जिस वजह से वहां चुनाव नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश की अयोध्या के भीतर मिल्कीपुर सीट, जिस पर अयोध्या प्रसाद पहले विधायक थे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को शिकस्त दी, और वो लल्लू सिंह जिन्होंने कहा था कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। अयोध्या वो सीट है जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसी नैरेटिव के जरिए बीजेपी पूरे लोकसभा चुनाव को फतेह करना चाहती थी। लेकिन जब नतीजे आए तो जमीन खिसकी हुई थी। बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली, और वो भी तब जब 79 सीटों पर चुनाव आयोग अभी भी घिरा हुआ है। यानी 79 सीटों पर कैसे वोट परसेंटेज बढ़ा और इन सभी सीटों पर कैसे एनडीए ने जीत हासिल की, इसको लेकर के बड़ी आशंकाएं हैं और विपक्ष की तरफ से काफी गहरे आरोप लगे। दूसरी तरफ अभी हाल में ही जो चुनाव संपन्न हुए हरियाणा का खास करके, और उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिख रही थी, चुनाव के दरमियान भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मैदान छोड़ करके चले जाते हैं। हर सर्वे एजेंसी ने, हर चुनाव विश्लेषक ने, हर चैनल ने बराबर ये कहा कि हरियाणा में 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बीजेपी को 48 सीटें मिलती हैं। 40 पर पूर्ण बहुमत मिलना था। उससे भी ज्यादा जो सवालों के घेरे में है वो है चुनाव आयोग की भूमिका। कांग्रेस पार्टी ने एक तो ईवीएम पर वो सवाल उठाए थे कि कैसे 99% बैटरी चार्ज मिलती है और उन सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती है जिन ईवीएम में बैटरी 60 से 70% यानी यूज होने के बाद, ऑब्वियस है कि वोटिंग होती है पूरे दिन, बावजूद इसके किसी भी ईवीएम में 99% कैसे बैटरी रह सकती है। जहां पर 60 और 70% बैटरी थी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी का है। और इसलिए करीब 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने बड़े सवाल खड़ा कर रही है। और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कांग्रेस पार्टी जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं ईवीएम को फिर से काउंट करने और उसमें जो भी गड़बड़ी अगर हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आदेश देता है, तो फिर हरियाणा का चुनाव भी फंस सकता है। माने
हरियाणा में फिर क्या होगा ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन आज हरियाणा की बात नहीं। हरियाणा में जो हो रहा है, बीजेपी अभी फंसी हुई है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके रखा हुआ था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इसका डिसाइड नहीं हुआ है। खबर ये है कि कल विधायक दल की बैठक होगी और उसमें पर्ची निकलेगी। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पर्चियां निकली, वैसे ही कोई प्रभारी दिल्ली से पहुंचेगा और फिर वो दिल्ली के हुक्मरान की पर्ची निकालेगा और फिर तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है इस समय। ऐसे में जो 2 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इन पर क्या चुनाव आयोग साफ सुथरे ढंग से चुनाव कराएगा? जो भाषण अभी होने जा रहे हैं इन चुनावों के दौरान, क्योंकि इस बीच में बहराइच में जो हुआ वो सबने देखा, किस तरह से एक हिंदू लड़का, नौजवान, जो किसी इमारत पर चढ़ता है, एक धर्म के झंडे को उखाड़ करके फेंकता है, भगवा झंडे को लहराता है, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी सबने देखा। बहराइच को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी दिखाई पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सांप्रदायिकता के आधार पर बीजेपी चुनाव जीतती है? नहीं। मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि हिंदुत्व और सांप्रदायिकता, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी नैरेटिव तो सेट करती है, विपक्ष को भ्रमित करती है, लोगों को डराती है, खास करके मुसलमानों को टारगेट करती है, लेकिन इस आधार पर वो न तो चुनाव जीतती है और न ही जीत सकती है। चुनाव जीतने के लिए उसे दलितों और पिछड़ों का वोट चाहिए, और ये वोट तभी मिलता है जब वो जाति की राजनीति करती है, सोशल इंजीनियरिंग करती है। महाराष्ट्र में और झारखंड में भी यही स्थिति है। बिना सोशल इंजीनियरिंग के वो चुनाव नहीं जीत सकती, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जीत सकती। लेकिन अभी 2 चीजें महाराष्ट्र में समझ में आई हैं। एक तो प्रकाश अंबेडकर की जो भूमिका है, बहुजन वंचित अघाड़ी, बाबा साहब अंबेडकर के परिवार से जुड़े हुए प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था और किसी भी सीट पर वो दूसरे स्थान पर भी नहीं आ सके। खुद जहां से वो चुनाव लड़े थे वहां तीसरे स्थान पर रहे थे। शायद उसी खिसियाहट में या प्रकारांतर से कोई और वजह रही होगी, जहां विदर्भ जैसे कांग्रेस के गढ़ में, कांग्रेस के पुराने इलाके में 10 सीटों का ऐलान जो प्रकाश अंबेडकर ने किया है, और वो सारे के सारे प्रत्याशी मुस्लिम हैं। महाराष्ट्र में अभी ओवैसी को भी आना है, समाजवादी पार्टी को भी जाना है, और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया, उनकी हत्या की। और ये हत्या केवल इस वजह से नहीं है, जो वजह बताई जा रही है कि काले हिरण के शिकार के वजह से सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई नाराज है, क्योंकि बिश्नोई समाज का एक तरह से प्रतीक होता है, काला हिरण पूज्य होता है, और इस वजह से वो नाराज है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय हिंदुत्व का चेहरा बन गया है, जय श्री राम के नारे लगाता है। इधर ये देखने में आ रहा है कि उसको जिस तरह से छूट मिल रही है और जो धमाके पर धमाके वो कर रहा है, उत्तर प्रदेश और जो गुजरात लॉबी है जिस तरह से कहती है, एनकाउंटर की बात करती है, अपराधियों को ख़त्म करने की बात करती है, लेकिन लॉरेंस तो लगातार हत्याएं कर रहा है, डंके की चोट पर करवा रहा है, और उसको पुलिस में कस्टडी भी नहीं दी जा रही है। ये तमाम सवाल हैं कि क्या महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई भी कोई भूमिका अदा कर रहा है? जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल रीजन ही है, वो सलमान खान वाला रीजन नहीं, असली रीजन तो पॉलिटिकल है। चुनाव आ गया है, ये खेल होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि विपक्ष ने
डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम देने की बात कह दी है। ऑब्वियस है कि इसमें ओवैसी का फैक्टर भी है और प्रकाश अंबेडकर का भी फैक्टर है। तो एक तरह से, और मैं इसको एक दूसरे रूप में भी देखता हूं कि मुस्लिम और डिप्टी सीएम देने का या उसका ऐलान करने का एक बड़ा रीज़न या इसके पीछे जो एक बड़ा कारण है वो है इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखना। मुसलमानों के भीतर जो असुरक्षा का बोध पैदा हुआ है, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो या आज की तारीख में बहराइच में हुआ हो। मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन याद आता है जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी से कहा था कि गांधी जी, ये देश मेरा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, हिंसा हो रही है, नफरत हो रही है, कल को उनको ये ना लगने लगे कि ये देश मेरा नहीं है। ये भारत की अस्मिता पर सबसे बड़ा सवाल होगा, भारत की राष्ट्रीयता पर ये सबसे बड़ा धक्का होगा कि अगर एक समुदाय ये सोचने लगे कि ये देश मेरा नहीं है। इसलिए भी विपक्ष का ये इशारा कि वो डिप्टी सीएम एक मुस्लिम को बनाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बड़ी आबादी महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की है। महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट जो हैं वो 6% है, दलित 12% है, ओबीसी एक बड़ी भूमिका में है, 13-14% वहाँ पे मराठी है, मराठी मानुस है। कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की कोशिश है कि वो नरेंद्र मोदी के जहरीले भाषणों का जवाब सामाजिक न्याय से दें। और सामाजिक न्याय से इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की वो जो धरती है, दरअसल वो ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की धरती है। हालांकि उसी धरती पर आरएसएस का मुख्यालय भी है, हेडगेवार हैं, गोलवलकर हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े विचारक आइकॉन सावरकर भी उसी धरती पर पैदा हुए। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय की राजनीति, इस दशक में खास करके 2020 के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति एक नए ढंग से फिर से खड़ी हुई है और हिंदुत्व को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका विचारधारा के रूप में अंबेडकरवाद की है। अंबेडकरवाद की वो धरती है जो एक तरह से प्रशिक्षण की जमीन कांशीराम के लिए भी रही, जिन्होंने बाद में चल करके उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया और उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में 4 बार बीएसपी की सरकार बनती है। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की ज़मीन को, महाराष्ट्र को आरएसएस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश की आर्थिक राजधानी को किसी भी कीमत पर बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हरियाणा में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की ये जिम्मेदारी है कि वो महाराष्ट्र को बचा करके रखे, महाराष्ट्र को हासिल करे। महाराष्ट्र सिर्फ आर्थिक राजधानी की वजह से नहीं, महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तगड़ी शिकस्त दी थी, एनडीए को तगड़ी शिकस्त दी थी। जो बीजेपी शिवसेना के साथ 2019 में 43 सीटें जीती थी 48 में से, वही 2024 के चुनाव में शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर के केवल 17 सीटों तक सीमित हो गई। बीजेपी को 9 सीटें मिली, शिवसेना को 7 सीटें मिली और 1 सीट अजीत पवार को मिली। शेष सीटें 30 सीटें गई इंडिया अलायंस के पास और 1 निर्दलीय को। महाराष्ट्र ने जो राहुल गांधी की मुहिम थी संविधान बचाने की, उसके साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी हुई। बावजूद इसके कि सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की थी, बावजूद उसके महाराष्ट्र में शिकस्त खानी पड़ी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी, जहां अयोध्या की सीट तक बीजेपी हारी और यहाँ पे भी उसे उम्मीद से आधा सीटें ही प्राप्त हुई। और लिहाजा जो हाल हुआ लोकसभा चुनाव के बाद की, जो भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही थी कि वो संविधान बदलने जा रहे हैं, उसी संविधान के सामने प्रधानमंत्री को नाक रगड़नी पड़ती है। ये है
नागरिकों की ताकत, ये है वोटर्स की ताकत। लेकिन उन्हीं वोटर्स को अविश्वास पैदा करने के लिए ईवीएम के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, और ये आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं है, अब तो बहुत सारे चुनाव विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं और दुनिया के कई और एजेंसीज इस बात को कह रही हैं कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो भाषा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो आरोप लगाए कि धांधली की जा रही है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब राजीव कुमार जिन शब्दों में देते हैं वो हास्यास्पद है। जबकि चुनाव आयोग एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की, लोगों के विश्वास को पुख्ता बनाए रखने की। लेकिन वो चुनाव आयोग एक पार्टी के मुखिया ही नहीं बल्कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के आरोप को यूं ही हवा में उड़ा देती है। उस आरोप पर राजीव कुमार की टिप्पणी थी कि लोगों का काम है कहना। ये जो हास्यास्पद चीज़ें चल रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो बड़े सवाल खड़े करती हैं कि ये जो आने वाले चुनाव हैं क्या वो कहीं आशंका के घेरे में तो नहीं है, कहीं ईवीएम के जरिए कुछ खेल तो नहीं किया जाएगा। झारखंड में भी बीजेपी फंसी हुई है, उसके पास कोई चेहरा नहीं है। जिन लोगों को बाबूलाल मरांडी और इन सबको लाने की जो कोशिश हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन के सामने कोई भी टिकाऊ चेहरा नहीं है, इसीलिए चंपई सोरेन को भी तोड़ा गया था। लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी में जाने के बाद अकेले पड़ गए। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, इन 6 महीनों के भीतर कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनमें बेहद निखार आया, बहुत पॉलिटिकली वो एक्टिव हो गई और इस समय लोगों के बीच में जाकर के उनकी खासियत है कि कई भाषाएं वो जानती हैं, मुंडारी भी जानती हैं, संथाली भी जानती हैं, यानी आदिवासी समुदायों की अनेक भाषाओं को वो जानती हैं। तो जिन समुदायों के बीच में जाती हैं उन भाषाओं में ही वो बात करती हैं। और कल्पना सोरेन जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग को लेकर के इस समय मुखर हुई हैं और जो उन्होंने पहचान बनाई है, वो अपने आप में एक उभरती हुई महिला नेत्री को देख रही है और झारखंड उसका गवाह बन रहा है। तो झारखंड में फंसी हुई है बीजेपी और महाराष्ट्र में तो हालात और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार की स्थिति ये है कि उनके ऊपर जो विश्वासघात के आरोप हैं, जो उन्होंने तोड़ा है अपनी पार्टियों को, जो पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसे गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता माफ़ नहीं करती है। ये शिवाजी महाराज की धरती है और वहाँ अफजल खान के साथ जो संघर्ष हुआ था मुग़ल काल में, औरंगजेब के काल में, और उसमें शिवाजी महाराज ने जो जीत हासिल की थी, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन शिवाजी महाराज की धरती पर शिवसेना और अजीत पवार ने जो गद्दारी की है अपनी पार्टियों के साथ, उसको माफ़ करने का मिजाज लोगों का नहीं है। और इधर राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और वहाँ शाहू जी महाराज को याद किया, ज्योतिबा फूले को याद किया, डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, और ये जो उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, सिंधुदुर्ग में जिस तरह से उनकी मूर्ति गिर गई महज 30-32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा से, उस मूर्ति में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, और ये दिखाता है कि पूरे महाराष्ट्र में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। न तो शिवाजी महाराज के प्रति बीजेपी की कोई सम्मान की भावना है और न ही वो कोई महाराष्ट्र में बदलाव करने में सफल हुए हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पहल है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। तो शिवाजी महाराज का हो मामला या शाहू जी महाराज का या डॉक्टर अंबेडकर का, सामाजिक न्याय का मसला हो या संविधान का, ये मुद्दे राहुल गांधी के हाथ में हैं और ये महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एज की तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन तय होगा 20 नवंबर को, नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। शुक्रिया।